अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम नादिया ताहिर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी पोएम नंबर 9 जिसका नाम है द फीड और जिसको लिखा है अहमद नदीम कासमी ने। Ahmad Nadeem Kasmi was born on 20th November 1916. He was a famous Pakistani poet. He worked as journalist, he was a critic, he was a dramatist, and he was a short story writer as well. He has written in English and Urdu both. अहमद नदीम कासमी की पोइट्री हो या फिर शॉर्ट स्टोरीज हो या ड्रामा हो, उनकी खासियत ये है कि वो आम से मौज़ूआत को बहुत ही ख़ास कर देते हैं। जैसे कि आज की हमारी जो पोइम है द फीड, उसमें उन्होंने सिर्फ एक कहानी नरेट की है, इमेज सा हमारे जहन में बनाया है कि किस तरह से एक जो मदर है वो आती है अपने बच्चों को फीड करने के लिए और फिर उसने इसी नॉर्मल थीम को, कॉमन सी थीम को किस तरह से जनरलाइज कर दिया है, किस तरह से इसको यूनिवर्सलाइज कर दिया है। आज की हमारी जो पोएम है द फीड, उसमें जो पहली थीम हमें नजर आती है दैट इज मदर्स लव। मदर लव कैन नेवर बी सस्पेक्टेड। ये ऐसी मोहब्बत है जिसके ऊपर आप कभी भी शक और शुबा कर ही नहीं सकते हैं। एक माँ जो है वो अपने बच्चों को इक्वली मोहब्बत करती है, वो कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं करती है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है। उसके नज़दीक उसके तमाम बच्चे जो हैं वो इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं। सेकेंडली जो हिडन थीम उसमें नज़र आती है, जो हमें पोइट जो है वो बताना चाहता है दैट इज़ शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारी दुनिया में जो रिसोर्सेज हैं वो कम से कम होते जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम देयर इज़ एक्सप्लोजन इन पॉपुलेशन, की आबादी जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, एक्सप्लोड हो रही है। हर 3 सेकंड बाद एक नया इंसान इस दुनिया में आ रहा है, जबकि रिसोर्सेज जो हैं उसके मुकाबले में इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। इसके बाद उन्होंने बिहेवियर डिस्क्राइब किया है डेवलप्ड कंट्रीज़ का या सुपर कंट्रीज़ का, जिनके पास वर्ल्ड इकोनॉमी है, जिनके पास रिसोर्सेज हैं और वो बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। अब हम इस पोएम को जो है उसकी पैराफ्रेजिंग कर लेते हैं या एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दोबारा से बताते चलूँ कि ये जो एक्सप्लेनेशन वाला हमारा क्वेश्चन होता है वो पेपर में 5 नंबर का होता है। रेफरेंस, कंटेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस में क्या होता है, पोएम एंड पोइट का नाम 1-1 नंबर का, कंटेक्स्ट 1 नंबर का और 2 नंबर की हमारी होती है एक्सप्लेनेशन। तो आप जब इन मेन पॉइंट्स को अपनी बुक पर या अपनी नोटबुक पर नोट डाउन कर लेंगे तो आपको पूरी पूरी पोएम को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसके सारे स्टैंजाज और उसकी लाइंस को याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ इसका रेफरेंस देखना है, इसका कंटेक्स्ट देखना है और एक्सप्लेन कर देना है विद क्रिटिकल एप्रिसिएशन या एनालिसिस, जो कि हम सिर्फ एक पैराग्राफ में डिस्क्राइब कर देंगे। तो रेफरेंस किस तरह से लिखेंगे आप कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम फीड रिटन बाय अहमद नदीम कासमी। कंटेक्स्ट में आ जाएगा इसका मेन आइडिया कि पोइट जो है वो क्या कहना चाह रहा है। तो हम सिंपली लिखेंगे दिस पोएम इज अबाउट अ मदर स्पैरो who has come to feed her young ones, but she is in a confusion to whom she should feed or whom she should solace because the food available is not enough for the young ones। और एक्सप्लेनेशन में हम डिस्क्राइब कर देंगे कि पोइट जो है वो इसमें कहना क्या चाहता है इन इजी वर्ड्स। पहले हम इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर लास्ट में अगेन मैं डिस्क्राइब कर दूंगी कि आपने इसको एक्सप्लेनेशन में किस तरह से लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को। होल्डिंग अ ग्रेन ऑफ मिलेट इन हर बीक। मिलेट कहते हैं बाजरे को, फूड को या फिर अनाज को। इन हर बीक, बीक मीन चोंच में। द मदर स्पैरो हैज कम टू फीड। फीड मीन देने के लिए आई है, खाना खिलाने के लिए आई है। एक मदर स्पैरो जो है अपनी चोंच के अंदर एक दाना उठाकर आई है अपने बच्चों को खिलाने के लिए। द यंग वंस आर सो टाइनी एंड स्मॉल। टाइनी एंड स्मॉल सिनोनिम है, सिर्फ इसको एम्फोसाइज करना है उनके साइज को कि वो बहुत ही छोटे से हैं। वो बताना चाह रहा है कि ये जो यंग वंस हैं या जो उसके बच्चे हैं वो बहुत ही छोटे से हैं। From head to toe, they are beaks when they cry।
और जब वो चीखते हैं, भूख से बिलबिलाते हैं, भूख से रोते हैं, दे आर ओनली द बीक्स। तो उनके रोते हुए या चिल्लाते हुए उनकी पूरी जो बॉडी है वो इनविजिबल हो जाती है, कुछ भी नजर नहीं आता है सिवाय उनकी खुली हुई चोंच के। फ्रॉम हेड टू टो का मतलब होता है कि ऊपर से नीचे तक सिर्फ और सिर्फ उनकी चोंच है जो उनकी भूख को जाहिर कर रही है कि उनको कितनी शिद्दत से जो है वो खाना चाहिए। 1 grain to be fed to the 10 young ones। दाना एक है और खाने वाले जो हैं वो 10 हैं। To whom the mother sparrow should feed। और माँ जो है वो खड़े होकर सोच रही है, उस दाने को अपनी चोंच में लिए हुए सोच रही है, to whom she should feed, कि किसको दूं। 10 बच्चे हैं, दाना एक है, रिसोर्सेज कम है, खाना कम है और खाने वाले ज्यादा हैं। और आगे से जो है वो माँ है, माँ जो है वो कभी भी निग्लेक्ट नहीं कर सकती है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है, या फिर वो चॉइस नहीं कर सकती है कि पहले इस बच्चे को दे दूं फिर उसको दे दूंगी। उसके दिल में सबके लिए एक जगह है और वो उन सबको एक वक्त में ही देना चाहती है। और अब उस दाने को लिए हुए वो कुछ सोच रही है। क्या सोच रही है कि किसको दूं। कंजॉइनिंग बीक विद बीक। कंजॉइनिंग का मतलब होता है मिला के। जब वो रो रहे हैं, माँ के आने पर चिल्ला रहे हैं, अपनी भूख का इजहार कर रहे हैं, तो उन सब की चोंचें जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अब वो किसको नजरअंदाज करे, किसको दे, उस परेशान है। शी इज टोटली कंफ्यूज क्योंकि उन सब की चोंचें एक साथ जुड़ी हुई हैं। सो लेस का मतलब होता है तसल्ली देना, नेक्स्ट टाइम का कह देना कि वो ये नहीं कर सकती है कि किसी एक को दे और किसी एक को सिर्फ तसल्ली दे दे। फिशरिंग द एटम। फिशरिंग का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक करना। एटम, एटम से मुराद हमारा जो वो एटम है, मादा है, जिसको हमने तोड़ के रिसर्च करके जो है वो एटम बॉम्ब बना लिया है। यहाँ पे जो पोइट है वो क्रिटिसाइज कर रहा है न्यूक्लियर वेपन्स को, साइंसदानों को या फिर डेवलप्ड कंट्रीज को। वो कहते हैं कि फिशरिंग द एटम यू हैव लर्न टू वीप एंड वेल इन लाउड टोन। वीप एंड वेल का मतलब होता है गिरिया करना, रोना, ऊंची आवाज में रोना धोना, चीखना चिल्लाना। तो वो कह रहा है कि जब आपने फिशरिंग द एटम किया है, एटम बॉम्ब को एक्सप्लोइट किया है, तो उसके नतीजे में हुआ क्या है कि आपने सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी लेकर आए हैं। आपने डिस्ट्रक्शन का जो है वो दरवाजा खोल दिया है, इंसानों के लिए कोई फायदेमंद चीज जो है वो नहीं बनाई है। स्प्लिटिंग द ग्रेन यू हैव लर्न टू सेट लाइफ ऑन द फूड। यहाँ पर जो पोइट है वो मशीनरी का इस्तेमाल बता रहा है, साइंटिफिक जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका इस्तेमाल बता रहा है कि इस ग्रेन को तोड़कर तुमने जिंदगी को अपने पाँव पर तो खड़ा कर दिया है, लेकिन वो कितने अरसे तक रहेगी। यहाँ फिर आगे वो एक क्वेश्चन कर रहा है, कुड यू स्प्लिट द ग्रेन। लास्ट लाइन में जो पोइट है वो एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा है, एक सवाल कर रहा है अपने रीडर्स से, अपने पढ़ने वालों से कि कुड यू स्प्लिट द ग्रेन। क्या तुम स्प्लिट कर सकते हो इस ग्रेन को, इस दाने को, कि एक दाना है 10 लोग खाने वाले हैं। तो क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसी कोई रिसोर्सेज नहीं है कि हम इस एक दाने को 10 में बदल दें या फिर कुछ इस तरह से स्प्लिट करें कि हर एक की भूख जो है वो उससे ख़त्म हो सके। 1 grain to be fed to the 10 young ones। और आखिर में फिर वो उसी उदास कैफियत को लेकर आ रहा है क्योंकि कहता है एक दाना है और खाने वाले 10 हैं। एम्फोसाइज कर रहा है अगेन पॉपुलेशन और रिसोर्सेज को कि कितना डिफरेंस है, खाने वाले ज़्यादा हैं, हाथ जो हैं वो मांगने वाले ज़्यादा हैं, जबकि देने वाले जो हैं वो बहुत ही कम हैं। अगर हम इसकी लैंग्वेज को देखें तो इट इज़ क्वाइट सिंपल। आप इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो इसकी क्रिटिकल अप्रिसिएशन में एक लाइन आप ऐड कर देंगे कि ये जो पोएम है इट इज़ रिटन इन सिंपल लैंग्वेज, इट इज़ अ सिंबॉलिक पोएम, इट इज़ अ थॉट प्रोवोकिंग पोएम, जिसमें पोइट जो है वो आपको कुछ सोचने पे मजबूर कर रहा है। इस पोएम का जो लेसन हमें मिलता है या जो सबक हमें वो देना चाहता है वो ये है कि वी शुड वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड। हमें इस दुनिया के लिए काम करना चाहिए, इसमें आबाद लोगों के लिए कुछ काम करना चाहिए और हमेशा अगर हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हैं तो उनको
पॉजिटिव यूज़ में लाना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको नेगेटिवली यूज़ करें और सिर्फ डिस्ट्रक्शन का बाइस बने। तो ये थी हमारी पोएम नंबर 9। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन